एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम लोग करेंगे हमारी फ्लेमिंगो की एक और पोम का नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। देखो, इससे पहले फ्लेमिंगो की दो पोम्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, माय मदर एट 66 एंड कीपिंग क्वाइट। ये हमारी थर्ड पोम है। क्या नाम है पोम का? आंट जेनिफर्स टाइगर्स। देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पोम की पोएट का क्या नाम है। तो यहां पर हमारी पोएट का नाम है एड्रियन रिच। क्या नाम है? एड्रियन रिच। खुद एक फीमेल है और इस पोम के थ्रू हमारी पोएट ने एक फीमेल की ही कंडीशन के बारे में बताया है, एक फीमेल की मेंटल कंडीशन के बारे में बताया है। और फीमेल का क्या नाम है? आंट जेनिफर। क्या नाम है? आंट जेनिफर। तो आप ये समझ सकते हो कि जो हमारी पोएट हैं उनकी ये आंट लगती हैं। उन्होंने अपनी आंट के बारे में बताया है कि भाई हमारी जो आंट जेनिफर है वो अपनी मैरिड लाइफ के अंदर खुश नहीं है। शी इज डोमिनेटेड बाय हर हस्बैंड, यानी कि जो हमारे अंकल हैं, आंट के हस्बैंड हैं, वो आंट जेनिफर को बहुत ही ज्यादा डोमिनेट करते हैं। आंट जेनिफर अपनी मैरिड लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनकी मैरिड लाइफ के अंदर उनके ऊपर बहुत सारी ड्यूटीज हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत सारी ऑब्लिगेशंस है और उन्हें कहीं ना कहीं अंकल से बहुत ज्यादा डर भी लगता है। फिर भी अपनी खुशियों को साइड में रखकर वो उन सारी की सारी ड्यूटीज को पूरा करती है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करती है और अंकल से बहुत ही ज्यादा डरी हुई रहती है, सहमी हुई रहती है। अब देखो, पोम के अंदर आपको पता चलेगा कि आंट जेनिफर जो है वो क्या कर रही है? एम्ब्रॉयडरी कर रही है, कढ़ाई कर रही है। और उस एम्ब्रॉयडरी के अंदर आंट जेनिफर बहुत सारे टाइगर्स बनाती हैं। कैसे टाइगर्स? दौड़ते हुए टाइगर्स बनाती हैं। अब आपको पता है टाइगर्स किसका सिंबल है? टाइगर शो करता है ब्रेवरी, टाइगर शो करते हैं हमें करेज, कॉन्फिडेंस, फियरलेसनेस। टाइगर्स को किसी का खौफ नहीं होता। तो आंटी भी कहीं ना कहीं मनी मन में चाहती हैं कि यार उनके अंदर भी करेज हो, उनके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस हो, वो भी एकदम फियरलेस रहे, अपनी मर्जी से चले, उन्हें एक फ्रीडम मिले, वो भी दौड़े। बट एक्चुअली आंटी बहुत ही ज्यादा डरी हुई रहती हैं। आंटी के ऊपर बहुत ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत ही सारी ड्यूटीज है। आंटी के ऊपर वो करेज नहीं है। शी इज डोमिनेटेड बाय हर हस्बैंड और एक्चुअली में वो अपनी मैरिड लाइफ के अंदर बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो यही सब कुछ कि आंटी एक्चुअली कैसी है और आंटी अंदर से क्या चाहती है, कैसे रहना चाहती है, वही सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुली हमारी पोएट ने इस पोम के अंदर एक्सप्रेस करा है। तो पढ़ते हैं पोम, वन बाय वन सारी लाइंस पढ़ेंगे, सारे वर्ड्स के मैं आपको मीनिंग्स बताऊंगी और लास्ट के अंदर हम लोग पोएटिक डिवाइसेस भी डिस्कस करेंगे। तो क्या कहती हैं पोएट? आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। देखो, सबसे पहले बात करी गई है आंटी की एम्ब्रॉयडरी की। जो एम्ब्रॉयडरी के अंदर वो टाइगर्स बना रही है ना, उन टाइगर्स की यहां पर बात करी गई है। क्या कहती है? आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। पोएट कहती हैं कि भाई हमारी जो आंट जेनिफर है उनके टाइगर्स क्या करें? प्रांस करें। प्रांस का मतलब होता है, प्रांस का मतलब होता है छलांग मारना, बहुत ही ऊंचे ऊंचे स्टेप्स लेना, हाई स्टेप्स लेना, बिकॉज दे आर प्राउड ऑफ देमसेल्व्स। आपने कभी टाइगर्स को देखा है तो टाइगर्स बहुत ही ऊंची ऊंची छलांग लेते हैं ना, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है भाई टाइगर्स आर प्राउड ऑफ देमसेल्व्स, उन्हें अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राउड है। तो प्रांस का मतलब है हाई स्टेप्स लेना, बिकॉज दे आर प्राउड ऑफ देमसेल्व्स। आंट जेनिफर के जो टाइगर्स है वो क्या करे? प्रांस कर रहे हैं। इमेज देखकर समझ में आ जाएगा। अक्रॉस अ स्क्रीन, कहां पर? उस स्क्रीन के ऊपर। अब देखो, स्क्रीन से क्या मतलब है? आप लोगों ने देखा होगा एम्ब्रॉयडरी करने के लिए कुछ इस तरह का लकड़ी का होता है एक टूल, और इसके अंदर फैब्रिक लगाया जाता है और फिर उस फैब्रिक के ऊपर कढ़ाई करी जाती है। तो ये जो है, जिस कैनवास की यहां पर बात करी गई है, इसी कैनवास को क्या बोला गया है? स्क्रीन। क्लियर हो गया? आंट जेनिफर्स टाइगर्स क्या कर रहे हैं? प्रांस कर रहे हैं अक्रॉस अ स्क्रीन, यानी कि उस कैनवास के ऊपर। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। आगे कहते हैं ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। देखो, सबसे पहले तो टोपाज क्या होता है? टोपाज एक बहुत ही प्रीशियस जेम है, एक बहुत ही प्रीशियस स्टोन है जिसका कलर होता है ब्राइट येलो कलर का। लोग इसे हिंदी में पुखराज बोलते हैं और इसे अंगूठी के अंदर भी पहना जाता है, कुछ इस तरह का दिखने वाला होता है। तो एक बहुत ही प्रीशियस स्टोन है ब्राइट येलो कलर का। तो यहां पर टाइगर्स के बारे में बताया है कि जो टाइगर्स है उन्हें कंपेयर करा है टोपाज से। जो टाइगर्स का कलर है वो भी कैसा है? ब्राइट टोपाज जैसा है, यानी कि बहुत ही ज्यादा चमकता हुआ येलो कलर के हैं ये टाइगर्स। डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। डेनिजन्स का मतलब होता है रेजिडेंट्स, जो किसी पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं। और ये टाइगर्स कहां पर रहते हैं? वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। कहां पर रहते हैं? ये टाइगर्स रहते हैं हमारे ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर और जंगल के अंदर। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्रीज। टाइगर्स के लिए बोला गया है कि इन्हें ट्रीज के नीचे जो लोग हैं उनसे डर नहीं लगता, यानी कि
इन्हें हंटर्स से डर नहीं लगता और मन ही मन कहीं ना कहीं आंट बताना चाहती हैं कि वो भी चाहती हैं कि वो इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी से डरे नहीं, वो अपने हस्बैंड से डरे नहीं। दे पेस इन स्लीक शिवैल्रिक सर्टेनिटी। पेस का मतलब होता है वॉक करना, ठीक है, मूवमेंट होना। टाइगर्स किस तरह से वॉक करें, किस तरह से मूव करें, बहुत ही ज्यादा स्लीक वे में। स्लीक मतलब बहुत ही ज्यादा स्मूथली चल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा ग्रेसफुली, बहुत ही ज्यादा एलिगेंट वे में टाइगर्स जो हैं वो चल रहे हैं। शिवैल्रिक सर्टेनिटी, इसका मतलब है टाइगर्स को देखकर, जब टाइगर्स चल रहे हैं तो टाइगर्स को देखकर लगता है यार इनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, ये कितने ब्रेव हैं, इनके अंदर कितना करेज और एकदम फियरलेस है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी आंट जेनिफर हैं उनकी एम्ब्रॉयडरी देखकर लगता है कि आंट भी चाहती हैं वो लाइफ के अंदर एकदम फियरलेस रहे, उनके अंदर बहुत ही ज्यादा करेज हो, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस हो, बहुत ही ज्यादा वो ब्रेव हो और वो इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी से डरे नहीं, अपने हस्बैंड से डरे नहीं, वो अपनी लाइफ के अंदर एक फ्रीडम चाहती हैं। तो समझ में आ गया फर्स्ट स्टेंजा के अंदर टाइगर्स की बात करी गई है। एक बार दोबारा पढ़े। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। आंट जेनिफर के जो टाइगर्स है वो क्या कर रहे हैं, प्रांस कर रहे हैं, कूदते हुए दिखाई पड़ते हैं, बिकॉज दे आर प्राउड ऑफ देमसेल्व्स। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। आंट जेनिफर के जो टाइगर्स का कलर है वो कैसा है, ब्राइट येलो कलर है। कैसा, एकदम इस प्रीशियस स्टोन जैसा, टोपाज जैसा, टोपाज से कंपेयर करा है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्रीज। इन टाइगर्स को ट्रीज के नीचे जो हंटर्स है उनसे डर नहीं लगता, यानी कि आंटी भी चाहती हैं कि वो इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी से डरे नहीं। दे पेस इन स्लीक शिवैल्रिक सर्टेनिटी। जो हमारे टाइगर्स है वो कैसे चल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा ग्रेसफुली, बहुत ही ज्यादा एलिगेंटली, और उनको देखकर लगता है यार ये कितने ब्रेव हैं, इनके अंदर कितना करेज है, कितना कॉन्फिडेंस है, कितने फियरलेस है। तो आंटी भी खुद को ऐसा ही बनाना चाहती हैं। आगे पोइट कहती हैं, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। पोइट कहती हैं कि भाई जो हमारी आंट जेनिफर हैं उनकी फिंगर्स क्या कर रही हैं, फ्लटर कर रही हैं। फ्लटरिंग का मतलब होता है इस तरह से दूजना, कांपना। जब हाथ हमारे इस तरह से कपकपाते हैं, दूजते हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी मूवमेंट होती है ना, उसे फ्लटरिंग बोलते हैं। अब देखो फ्लटरिंग क्यों हो सकती है, फ्लटरिंग हो सकती है एज की वजह से। जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं, आप लोगों ने बुजुर्गों के हाथ देखे होंगे, इसी तरह से कपकपाते हैं ना, वो इजीली कोई मूवमेंट नहीं कर पाते, उनके हाथ दूजते हैं। तो ये एज की वजह से भी हो सकता है, ये बॉडी के अंदर वीकनेस की वजह से भी हो सकता है। एज के साथ साथ जो उनकी बॉडी के अंदर वीकनेस आ गई है उस वजह से भी हो सकता है। और जो सबसे ज्यादा चांसेस है वो है जब हम बहुत ही ज्यादा नर्वस होते हैं, जब हमें बहुत ही ज्यादा डर लगता है, तब भी हमारे हाथ कांपते हैं। तो कहीं ना कहीं आंटी बहुत ही ज्यादा डरी हुई हैं कि अंकल आ ना जाए, उन्हें एम्ब्रॉयडरी करते हुए ना देख लें, क्योंकि हो सकता है अंकल को पसंद ना हो कि आंटी अपनी मर्जी से कुछ भी करें। तो आंट जेनिफर के जो हाथ हैं वो क्या करें, फ्लटर करें, बहुत ही ज्यादा दूज रहे हैं, क्योंकि वो अंदर से बहुत ही ज्यादा डरी हुई हैं, नर्वस हैं, बहुत ही ज्यादा सहमी हुई हैं। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। उनके हाथ इतने कपकपा रहे हैं कि वो जो निडल है जिससे वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है ना, वो निडल भी वो सही से पुल नहीं कर पा रही, वो निडल भी वो सही से खींच नहीं पा रही। देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है आइवरी। आइवरी का मतलब होता है हाथी के दांत। तो यहाँ पर जो निडल है, जो सुई है, वो कौन सी सुई है, हाथी के दांतों वाली सुई है, यानी कि पुराने जमाने की सुई है, पुराने जमाने की बात करी गई है। आंटी के हाथ इतने फ्लटर कर रहे हैं कि उनसे वो जो आइवरी निडल है वो भी खींची नहीं जा रही। आगे पोइट कहती हैं, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। देखो सबसे पहले तो समझो अंकल्स वेडिंग बैंड का मतलब क्या है। अंकल्स वेडिंग बैंड का मतलब है जो शादी के अंदर या सगाई के अंदर अंकल ने आंट जेनिफर को जो अंगूठी पहनाई थी ना, जो रिंग पहनाई थी, उस रिंग को बोला गया है अंकल्स वेडिंग बैंड। तो आंटी के हाथ के अंदर वो रिंग है, यानी कि अंकल्स वेडिंग बैंड है, उसका वेट बहुत ज्यादा है। मैसिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा। पोएट कहती हैं कि जो हमारी आंट जेनिफर ने अंगूठी पहन रखी है उस अंगूठी का बहुत ही ज्यादा वजन है। अब देखो बहुत ही ज्यादा वजन से मतलब ये नहीं है कि अंगूठी बहुत ही ज्यादा हैवी है, अंगूठी का भार बहुत ही ज्यादा है। यहां पर मतलब है कि उस अंगूठी की वजह से आंटी जिस रिलेशन के अंदर बंधी है, जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है ना, उस रिलेशन का बहुत ही ज्यादा प्रेशर है, उस रिलेशन का बहुत ही ज्यादा बर्डन है आंटी की लाइफ के ऊपर। आंटी के ऊपर बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत ही ज्यादा ड्यूटीज हैं। शी इज ओवरबर्डन्ड बाय द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मैरिड लाइफ। तो यहां पर मतलब ये नहीं है कि अंगूठी बहुत ही ज्यादा हैवी है, उस अंगूठी की वजह से जिस रिश्ते में आंटी और अंकल बंधे हुए हैं उस रिश्ते का आंटी की लाइफ पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर है, बहुत ही ज्यादा बर्डन है। सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। ये जो अंगूठी है ये आंटी के हाथ के ऊपर बहुत ही हैवीली बैठी हुई है। मतलब वही है कि आंटी के ऊपर बहुत ही ज्यादा ड्यूटीज है, बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एंड शी इज नॉट हैप्पी विद हर मैरिड लाइफ।
लास्ट पैराग्राफ में पोइट कहती हैं व्हेन आंट इज डेड, अगर आंटी की डेथ भी हो जाती है, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डील शी वाज मास्टर्ड बाय। पोइट कहती हैं कि कल को अगर आंटी की डेथ भी हो जाएगी, आंटी की मृत्यु भी हो जाएगी ना, तो भी जो उनके टेरिफाइड हैंड्स है, टेरिफाइड मतलब जो डरे हुए हाथ हैं, उनके अंदर वो अंगूठी रह जाएगी, वो अंगूठी का मार्क रह जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं पोइट कहना चाहती हैं अगर आंटी की डेथ भी हो जाएगी ना, बट आंटी की जो लाइफ के बैड एक्सपीरियंसेस थे, ऑर्डील्स का मतलब होता है जो लाइफ के अंदर खराब मेमोरीज थी, बैड एक्सपीरियंसेस थे, आंटी की लाइफ का जो अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस था ना, वो कहीं ना कहीं आंटी के साथ में ही रह जाएगा। वो जो बैड एक्सपीरियंसेस थे, खराब मेमोरीज हैं, वो आंटी को वैसे ही घेरे रखेंगे। व्हेन आंट इज डेड, अगर आंटी की डेथ भी हो जाती है तो भी उनके जो टेरिफाइड हैंड्स हैं, उनके अंदर वो अंगूठी रह जाएगी। स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डील शी वाज मास्टर्ड बाय, आंटी अभी भी लाइफ के उन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस से, उन अनप्लीजेंट मेमोरीज से रिंग्ड रहेंगी, यानी कि घेरी हुई रहेंगी। वो अनप्लीजेंट मेमोरीज आंटी को परेशान करती रहेंगी। दैट शी वाज मास्टर्ड बाय, जो मेमोरीज उनको उनके हस्बैंड ने दी, जो लाइफ का अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस उनको उनके हस्बैंड ने दिया। On the other hand, the tigers in the panel that she made will go on prancing proud and afraid। दूसरी तरफ जो टाइगर्स आंटी बना रही हैं, जो टाइगर्स आंटी ने बनाए थे पैनल के अंदर, उस स्क्रीन के ऊपर, वो वैसे ही प्रांस करते रहेंगे, वो वैसे ही दौड़ते रहेंगे, बहुत ही प्राउड फीलिंग के साथ में, बिल्कुल अनअफ्रेड होके, बिना किसी से डरे। तो क्लियर हो गई पोएम। फर्स्ट स्टैंजा के अंदर हम लोगों ने बात करी कि आंट जेनिफर के टाइगर्स किस तरह के हैं। सेकेंड पैराग्राफ के अंदर हम लोगों ने बात करी कि आंट जेनिफर कितनी ज्यादा डरी हुई हैं, उनके हाथ कपकपा रहे हैं, उनसे एक सुई तक नहीं खींची जा रही, और किस तरह से आंट जेनिफर की अंगूठी का भार उनकी लाइफ के ऊपर है, किस तरह से उनकी मैरिड लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो ड्यूटीज है, उनका प्रेशर आंट जेनिफर के ऊपर है। और लास्ट में पोएट कहती हैं कि कल को अगर आंट जेनिफर की डेथ भी हो जाती है ना, तो डेथ तो हो जाएगी, बट कहीं ना कहीं उनकी लाइफ की जो ऑर्डील्स थी, जो हार्डशिप थी, जो बैड एक्सपीरियंस था, जो बैड मेमोरीज थी, वो मेमोरीज उन्हें वैसे ही घेरे रखेंगी, और उनके जो टाइगर्स हैं वो वैसे ही प्रांस करते रहेंगे, बहुत ही ज्यादा प्राउड फीलिंग के साथ में, और बहुत ही ज्यादा अनअफ्रेड होके। तो ये हमारी पोएम कंप्लीट हो गई। अब देखो पोएटिक डिवाइसेस की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले राइमिंग स्कीम देखो। ये जो पूरी पोएम है ना, ऐसा लगा है प्रॉपर राइमिंग के अंदर है, प्रॉपर राइमिंग है। अगर आप यहां पर देखो स्क्रीन, यहां पर है ग्रीन, दोनों को बोल के देखो, स्क्रीन ग्रीन एकदम सेम सेम चल रहा है ना, तो इसे मैं बोल देती हूँ ए बी बी। फिर देखो ट्री सर्टेनिटी, बोल के देखो ट्री सर्टेनिटी, दोनों सेम सेम चल रहा है, दैट इज बी बी। फर्स्ट वाले दोनों सेम, बाद वाले दोनों सेम। यहां पर देखो वूल पूल एकदम सेम है, तो फर्स्ट वाले दोनों सेम। फिर है बैंड और हैंड, सेकंड वाले दोनों सेम, दैट इज बी बी। अगेन लाई बाय, बोल के देखो लाई बाय एकदम सेम है, ए। फिर है मेड अनअफ्रेड, एकदम सेम है, मेड अनअफ्रेड, तो ये है बी बी। यानी कि फर्स्ट वाले दोनों सेम, फिर बाद वाले दोनों सेम, फिर फर्स्ट वाले दोनों सेम, फिर बाद वाले दोनों सेम। इस तरह की राइमिंग स्कीम को बोला जाता है ए बी बी। क्या बोला जाता है? ए बी बी। ठीक बात है। अब देखो पोएटिक डिवाइसेस की हम बात करते हैं, तो पहला पोएटिक डिवाइस जो हमें यहां पर देखने को मिलता है वो है एलिटरेशन। क्या है? एलिटरेशन। अभी मैं समझाऊंगी क्या होता है। क्या है पहला पोएटिक डिवाइस यहाँ पर? एलिटरेशन। एलिटरेशन का मतलब क्या है? जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स का जो स्टार्टिंग लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, सेम कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? अल्फाबेट्स के अंदर ए ई आई ओ यू, ये क्या होते हैं? वॉवल्स होते हैं। और वॉवल्स के अलावा अल्फाबेट के अंदर जितने भी लेटर्स होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स का स्टार्टिंग लेटर कॉन्सोनेंट है और वो सेम कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है, जैसे सी सी, तो यहाँ पर सी सी क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। शिवैल्रिक सर्टेनिटी, दोनों वर्ड्स के अंदर, दोनों कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं, दोनों का स्टार्टिंग लेटर कॉन्सोनेंट है, दैट इज सी, और सी का रिपीटेशन हो रहा है। इस सी का रिपीटेशन हो रहा है, इस पोएटिक डिवाइस को क्या बोला जाता है? एलिटरेशन। क्या बोलते हैं? एलिटरेशन। एलिटरेशन हमें सेकंड पैराग्राफ में भी देखने को मिलता है। फिंगर्स फ्लटरिंग, अगेन दोनों कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स का जो स्टार्टिंग लेटर है वो एफ है, एफ एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन हो रहा है, दैट इज एलिटरेशन। और लास्ट में अगेन हमें देखने को मिलता है प्रांसिंग प्राउड, दोनों कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स है, एक के बाद एक आ रहे हैं, इसका भी स्टार्टिंग लेटर पी है, इसका भी स्टार्टिंग लेटर पी है, तो ये भी क्या है? एलिटरेशन। पहला पोएटिक डिवाइस समझ में आ गया, एलिटरेशन। सेकंड पोएटिक डिवाइस जो हमें यहां पर देखने को मिलता है वो है एनाफोरा। क्या है? एनाफोरा। ध्यान से समझना, इस लाइन की शुरुआत भी दे से हुई है, इस लाइन की शुरुआत भी दे से हुई है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन स्लीक शिवैल्रिक सर्टेनिटी। जब दो लाइंस की शुरुआत सेम वर्ड से होती है, इस पोएटिक डिवाइस को बोला जाता है एनाफोरा। क्या बोला जाता है? एनाफोरा। याद रहेगा,
पहला क्या था, अगर दो या दो से ज्यादा कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स का जो स्टार्टिंग लेटर है वो कॉन्सोनेंट है और उसका रिपीटेशन हो रहा है, दैट इज एलिटरेशन। अगर दो लाइंस की शुरुआत सेम वर्ड से होती है, दैट इज एनाफोरा। थर्ड हमारा यहाँ पर देखने को मिलता है हमें टोपाज के अंदर। देखो टोपाज क्या था, एक ब्राइट येलो कलर का स्टोन होता है, जैसे हिंदी में पुखराज बोलते हैं, पीछे मैंने इमेज भी दिखाई थी। तो जो टोपाज का ब्राइट येलो कलर है, उस ब्राइट येलो कलर को किससे कंपेयर करा गया है, हमारे टाइगर्स के ब्राइट येलो कलर से कंपेयर करा गया है। तो जब दो चीजें एकदम अलग अलग हैं बट दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन है, कि टोपाज का कलर भी कैसा है, ब्राइट येलो है, और हमारे टाइगर्स के जो येलो कलर की स्ट्रिप्स है वो भी कैसी है, ब्राइट येलो कलर की है। तो जब दोनों अलग अलग चीजों को कंपेयर करा जाता है, क्योंकि उनके बीच में कुछ ना कुछ तो कॉमन है, इस पोएटिक डिवाइस को बोला जाता है मेटाफर। क्या बोला जाता है, मेटाफर। याद रहेगा क्या बोलते हैं इस पोएटिक डिवाइस को, मेटाफर। फिर आगे क्या है, देखो यहां पर ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। अब इस लाइन का मतलब क्या था, जो टाइगर्स है उनका कलर कैसा है, चमकता हुआ येलो कलर है, और ये टाइगर्स कहां के रेजिडेंट हैं, ये जंगल के रेजिडेंट्स हैं। अब इस लाइन को इस तरह से बनाया गया है, इस तरह से लिखा गया है कि हम वाकई में यार इस सीन को विजुअलाइज कर सकते हैं, हम इस सीन को हमारे आंखों के सामने पिक्चराइज कर सकते हैं, हमें हमारे टाइगर्स दिखेंगे ब्राइट येलो कलर के जो जंगल के अंदर हैं। तो अगर किसी लाइन को इस तरह से बताया जाए कि हम वाकई में उसे पिक्चराइज कर सके, उसे इमेजिन कर सके, उसे विजुअलाइज कर सके, हमारी आंखों के सामने वो चीज आ जाए, इस पोएटिक डिवाइस को बोला जाता है इमेजरी। क्या बोला जाता है, इमेजरी। ये इमेजरी हमें सेकंड स्टैंजा में भी देखने को मिला था, आइवरी निडल हार्ड टू पुल, जो निडल है वो उनसे खींची भी नहीं जा रही। तो अगेन हम इस चीज को फील कर सकते हैं, पिक्चराइज कर सकते हैं। अगर हम पढ़ेंगे तो हमें लगेगा यार वास्तव में हम इसे फील कर सकते हैं, हमारे सामने एक पिक्चर बन जाएगी कि उनसे वो निडल जो है वो पुल भी नहीं करी जा रही, खींची भी नहीं जा रही। तो अगेन ये क्या है, इमेजरी है। और लास्ट में है विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। इस लाइन को जब हम पढ़ेंगे तो हमें टाइगर्स है ना कूदते हुए दिखाई पड़ेंगे। आंखें बंद करोगे तो आप अपने सामने एक इमेज बना सकते हो कि कूदते हुए आपको टाइगर्स नजर आएंगे। तो जब कुछ लाइंस इस तरह से लिखी जाए कि हम वाकई में हमारे सेंसेस से उसे फील कर सकते हैं, पिक्चराइज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, इस पोएटिक डिवाइस को बोला जाता है इमेजरी। क्या बोला जाता है, इमेजरी। तो फर्स्ट वाले स्टैंजा में एलिटरेशन देखने को मिला, एनाफोरा देखने को मिला, टोपाज के अंदर हमें मेटाफर देखने को मिला, और इस लाइन के अंदर सेकंड लाइन के अंदर हमें इमेजरी देखने को मिला। सेकंड स्टैंजा के अंदर एलिटरेशन देखने को मिला, सेकंड स्टैंजा में हम लोगों ने इमेजरी भी देखा कि हम इमेजिन कर सकते हैं। आगे है देखो मैसिव वेट। अंकल्स वेडिंग बैंड का जो वेट है वो बहुत ही ज्यादा मैसिव है, बहुत ही ज्यादा है। यानी कि आप इमेजिन करो रिंग के अंदर बहुत ही ज्यादा वेट हो सकता है क्या, प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल है क्या कि रिंग के अंदर बहुत ज्यादा वेट है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा बड़ा चढ़ा के बताया है। तो जब भी हम किसी चीज को बहुत ही ज्यादा बड़ा चढ़ा के बताते हैं, एग्जैगरेट करके बताते हैं, इस पोएटिक डिवाइस को बोला जाता है हाइपरबोल। क्या बोला जाता है, हाइपरबोल। हिंदी में एग्जांपल देती हूं कि हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी और लंका पूरी की पूरी जल गई। प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या कि हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी और लंका पूरी की पूरी जल गई। मतलब इस चीज को बहुत ही ज्यादा एग्जैगरेट करके बताया है, बड़ा चढ़ा के बताया है। इसे क्या बोला जाता है, हाइपरबोल। क्या कहते हैं, हाइपरबोल। एक और पोएटिक डिवाइस है सिट्स। देखो यहां पर लिखा है जो अंगूठी है वो आंटी के हाथों पर, आंटी की उंगलियों पर बैठी हुई है। अब ये बैठने का काम किसका होता है, ये काम ह्यूमन बीइंग्स का होता है। तो जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को, रिंग क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, या फिर किसी एनिमल को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दे दें, ऐसे बता दें कि मान लो वो ह्यूमन बीइंग ही है, बैठने का काम ह्यूमन बीइंग्स का होता है, अंगूठी बैठ नहीं सकती। हम लोगों ने अंगूठी को एक पर्सन की तरह ट्रीट करा, एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करा, क्योंकि ये काम किसका है, ह्यूमन बीइंग का है। इसे बोला जाता है पर्सोनिफिकेशन। क्या बोला जाता है, पर्सोनिफिकेशन। हिंदी में इसे बोलते हैं मानवीयकरण। जब किसी नॉन लिविंग थिंग या एनिमल को हम ह्यूमन कैरेक्टर्स दे दे, उसे ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दे दे, उसे ह्यूमन की तरह ट्रीट करे, दैट इज पर्सोनिफिकेशन या फिर मानवीयकरण। दो स्टैंजास हो गए। लास्ट स्टैंजा के अंदर बच्चों हमें कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। सबसे मेन तो क्या देखने को मिलता है, कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। कॉन्ट्रास्ट समझाती हूं। देखो यहां पर एक तरफ लिखा है व्हेन आंट इज डेड, अगर कल को आंटी की डेथ भी हो जाएगी, यानी आंटी रुक जाएगी, आंटी आंटी की डेथ हो जाएगी, फिर भी उनके जो टाइगर्स है वो प्रांस करते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे। तो दोनों चीजें एकदम अपोजिट हैं। एक तरफ तो आंटी की डेथ हो जाएगी, वो थम जाएगी, एक तरफ टाइगर्स है जो प्रांस करते रहेंगे, यानी कि दौड़ते रहेंगे। दोनों चीजें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, दोनों एक दूसरे की उल्टी है ना, दिस इज कॉन्ट्रास्ट। ये क्या है, कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ आंटी है जिनके हाथ कैसे हैं, टेरिफाइड है, टेरिफाइड मतलब डरे हुए हैं। एक तरफ टाइगर्स हैं हमारे जो कैसे हैं, अनअफ्रेड है, फियरलेस है, जिन्हें किसी का डर ही नहीं लगता। दोनों चीजें अगेन एक दूसरे की एकदम उल्टी हैं।
इस पोएटिक डिवाइस को बोला जाता है कॉन्ट्रास्ट। जब दो चीजों की बात करी गई है और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, आंटी रुक गई हैं, टाइगर्स दौड़ रहे हैं, आंटी डरी हुई हैं, टाइगर्स जो हैं वो अनअफ्रेड हैं, दैट इज कॉन्ट्रास्ट। और क्या पोएटिक डिवाइस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है? यहाँ पर हम लोगों को इमेजरी देखने को मिला था जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। यहाँ पर हमें एक देखने को मिलता है पैराडॉक्स। क्या देखने को मिलता है? पैराडॉक्स। दोबारा लिखती हूं, PARADOX, पैराडॉक्स देखने को मिलता है। देखो पैराडॉक्स का मतलब क्या है? कुछ लाइंस को पढ़ के हमें ऐसा लगता है यार ऐसा हो ही नहीं सकता, बट फिर भी वो चीज एक्चुअली हो रही है, दैट इज पैराडॉक्स। कुछ चीजों को पढ़ के आपको ऐसा लगेगा कि वो जो लाइन है वो खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, बट फिर भी ऐसा हो रहा है, दैट इज पैराडॉक्स। यहां पर हमें देखने को मिला था कि जो आंटी की फिंगर्स है वो कैसी है? फ्लटर कर रही है, कांप रही है, दूज रही है। मुझे बताओ कांपते हुए हाथों से वो जो एम्ब्रॉयडरी है वो बना सकती है? नहीं बना सकती, बट प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है। आंटी के जो टाइगर्स है वो प्रांस कर रहे हैं, वो दौड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो लाइंस जो है वो खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकली ऐसा काम हो ही नहीं सकता, फिर भी वो काम हो रहा है, दैट इज पैराडॉक्स। अब देखो एक पोएटिक डिवाइस यहां पर और है, टेरिफाइड हैंड्स। हैंड्स यहां पर क्या है? हैंड्स यहां पर क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। और नाउन से पहले एक वर्ड लग रहा है, दैट इज टेरिफाइड। टेरिफाइड का मतलब होता है डरे हुए। तो जब नाउन से पहले कोई वर्ड लगा हुआ हो और वो वर्ड जो है वो नाउन की क्वालिटी के बारे में बताता है, यानी कि हाथ कैसे हैं? डरे हुए हैं, तो उस वर्ड को बोला जाता है एडजेक्टिव। अगर आपने नाउन से पहले कोई वर्ड लगा दिया और वो वर्ड नाउन की क्वालिटी को दर्शाता है, दैट इज एडजेक्टिव। तो देखा जाए तो टेरिफाइड सिर्फ हैंड्स नहीं है, आंट जेनिफर खुद पूरी की पूरी टेरिफाइड है। ये जो टेरिफाइड वर्ड है वो आंट जेनिफर से पहले आना चाहिए था, टेरिफाइड आंट जेनिफर, कि आंट जेनिफर टेरिफाइड है, बट यहां पर टेरिफाइड वर्ड हैंड्स से पहले आया है, यानी कि नाउन जो है वो चेंज हो गया। यहां पर नाउन क्या होना चाहिए था? आंट जेनिफर, क्योंकि आंट जेनिफर खुद पूरी की पूरी डरी हुई है, बट यहां पर एक्चुअली नाउन हम लोगों ने क्या लिखा? हैंड्स लिखा। तो जब हम एडजेक्टिव से पहले जो नाउन आ रहा है उस नाउन को बदल दे, एडजेक्टिव के साथ वाले नाउन को बदल देते हैं, इस तरह के पोएटिक डिवाइस को बोला जाता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। क्या बोला जाता है? ट्रांसफर्ड एपिथेट। क्या बोला जाता है? ट्रांसफर्ड एपिथेट। क्या बोला जाता है? ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हमारे सारे के सारे पोएटिक डिवाइसेस भी। इसी के साथ में 3 पोएम्स हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। माय मदर एट 66, फिर हम लोगों ने करी कीपिंग क्वाइट, आज कर ली आंट जेनिफर्स टाइगर्स। नेक्स्ट क्लास में फ्लैमिंगो की नेक्स्ट पोएम करेंगे, तो यहां तक आप पढ़ के रखना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय फॉर नाउ।